नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्धारंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है और राजनीतिक जमीन पर कब्जा कर सकता है। खेला हो बे, इस शब्द का शुरुआत यूं तो बंगाल से हुआ था और ममता दीदी जी ने शुरुआत की थी, लेकिन इस शब्द का भरपूर इस्तेमाल बिहार की राजनीति में हो रहा है। यही बिहार की राजनीति जो राजनीतिक रूप से कुरुक्षेत्र के समान है, जहां कोई भी नियम कानून नहीं है, और बिहार की राजनीति ही एक ऐसी जो है राजनीति है जो पूरे देश को नया राजनीतिक दिशा और दशा दिखाने का कार्य करती है। यहाँ बिहार की राजनीति से कई स्कॉलर जो हैं सीखने के लिए आते हैं, यहाँ पीएचडी करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके थीसिस के पेपर में अंत में भी संभावनाएं बच ही जाती है और अंत में डॉट 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 यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यह कहना पड़ जाता है उन रिसर्चर्स को। अब आप सोच रहे होंगे हम इतना भारी भरकम आज इंट्रो क्यों दे रहे हैं, तो चलिए सीधे आपको बताते हैं। बिहार में खेला हो गया है। अमित शाह जी बीजेपी के कोटे से पहले जो है आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे बीजेपी के, अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं देश के। तो अमित शाह जी बिहार आते हैं और बिहार में आने के साथ ही खेला हो जाता है। खेला कुछ ऐसा कि जिस बारे में बीजेपी पहले से प्लान कर रही थी, हमने आपको कुरुक्षेत्र के माध्यम से भी दिखाया था कि बीजेपी किसे टारगेट करना चाहेगी अब, क्योंकि बीजेपी के लिए राह मुश्किल होने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी भी इतिहास से सीखती है और इतिहास से सीखना सभी के लिए अच्छी बात है, चाहे इंसान के लिए हो या फिर राजनेता के लिए हो या फिर वोटर्स के लिए हो। सभी के लिए भी इतिहास से सीखना अपने आप में खुद को ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए काम में आता है और खुद को जो है ज़्यादा और तेज़ तराक बनाने के लिए काम में आता है। और ऐसे में बीजेपी ने अपना इतिहास देखा है। ये इतिहास देखा है कि 2014 में जो बीजेपी लोकसभा के मैदान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है, एक लहर चलता है, मोदी जी का लहर चलता है, और ऐसा लहर चलता है जो एक सुनामी की तरह होती है, और इस सुनामी में सभी दिग्गज बह जाते हैं और एक बड़ा चेहरा निकल करके सामने आता है नरेंद्र मोदी जी का, और पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाते हैं, पूर्ण मजबूती के साथ सरकार बनाते हैं। लेकिन ठीक एक साल बाद 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव होता है और लालू नीतीश की जोड़ी एक ऐसा कमाल कर देती है जिससे बीजेपी को सोचना पड़ जाता है। वो बीजेपी जिसने एक बड़ी नीति लगाई थी 2014 में, और 2014 में उन्होंने प्रदर्शन करके भी दिखा दिया था। रिजल्ट उनका 100% आया था, और रिजल्ट ऐसा शानदार रिजल्ट, और जिसके बाद आपको फिर पता चले कि एक बिहार जैसे अखाड़े में आपको पटकनी दे दिया जाए तो फिर रिजल्ट पे सोचना पड़ जाता है, अपनी नीति पर एक बार फिर से देखना पड़ जाता है, और देखना पड़ जाता है कि कहाँ कौन सी कमी कोताही लग गई। और यह भी समझ आता है कि एक ही नीति से हर जगह काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामने नीतीश हैं जिसके नाम में ही नीति है। अब बात समझिए कि इसके बाद बीजेपी यह समझ करके चल रही है कि जो 2014 के बाद 2015 में जो खेला हुआ था वो अब बिहार में हो सकता है। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी साथ में हैं, और ऐसे में हमने आपको दिखाया था, जनता टॉकीज की टीम ने आपको दिखाई थी कि कैसे जो सॉफ्ट टारगेट करना चाहेगी बीजेपी, तो वह सबसे पहले मुकेश सहनी जी को करना चाहेगी, और दूसरे नंबर पर चिराग पासवान विथ हिज चाचा पशुपति कुमार पारस जी। जो लोजपा एकजुट है, पूरे पासवान समाज का वोट बैंक है, उस पर कैसा जो है नज़र डालना चाहेगी। 10% के आसपास टोटल वोट दिखता है। वही अगर सहनी समाज की बात करें, निषाद के वोट बैंक की बात करें, तो कुल मिलाकर 12-13% का जो है वोट बैंक देखा जाता है सारी उपजाति मिलाकर के बिहार में। लेकिन पिछले चुनाव भी जो हैं वह बेहद खास रहे हैं, क्योंकि लोजपा को उपचुनाव की बात करें, जो कुछ दिन पहले जो उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में लोजपा को कुशेश्वर स्थान वाला जो उपचुनाव हुआ था, उस समय में आपने देखा था कि कितना जो है लोजपा को वोट मिला था। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी वोट के मामले में, वोट परसेंटेज के मामले में कितना बढ़त जो है एलजेपी को मिला था, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और इसी बढ़त पर चिराग पासवान जी अपनी राजनीति को सीधा करने में लगे हुए हैं, राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं, और यह जायज़ भी है। वही बात मुकेश सहनी जी भी समझ रहे हैं कि उपचुनाव में कैसे हुआ था। बोछा उपचुनाव की देखें तो 18% के आसपास उन्हें वोट जो है वह प्राप्त हुए थे, और इसी बात को मुकेश सहनी जी भी समझ रहे हैं।
हालांकि मुकेश सहनी जी के साथ क्या कुछ खेला हुआ था, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और इस खेला के पीछे कैसे बीजेपी ने एक झटके में मुकेश सहनी जी को अर्श से फर्श पर ला करके पटक दिया था। मुकेश सहनी जो बिहार में बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री थे, उनसे कैसे मंत्री पद जो है वह छीना गया, कैसे उनके कूपन में जो है रिचार्ज नहीं किया गया, और इसके बाद कैसे उनके पार्टी के विधायकों को छीन करके उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई, यह बात भी आपको पता है। हालांकि हमने बताया था मुकेश सहनी को येन केन प्रकरण बीजेपी जो है वह मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पता है कि उन्हें कि मुकेश सहनी जी का अल्टीमेट जो अंतिम जो लक्ष्य है वह क्या है, मुकेश सहनी जी कैसे मानेंगे, यह बात बीजेपी को पहले से पता थी। और अब अमित शाह जी जब बिहार आए हैं तो बिहार में आने के साथ ही अब बता दें कि जिस समय में इस तरह की चीज़ें चल रही है, ऐसे में एक बड़ा खेला हो गया है। खेला ये हो गया है कि अब मुकेश सहनी जी ने बीजेपी के सामने जाकर के सरेंडर करने का मूड बना लिया है। उन्होंने कहा कि वे उनकी जान भी मांगेंगे, बीजेपी अगर मुकेश सहनी जी का जान भी मांगेंगे तो वे जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन से आगे वाला शब्द जो है हम आपसे बाद में कहेंगे। लेकिन एक बार यह इतिहास देख लीजिए, मुकेश सहनी जी का इतिहास देख लीजिए। 2014 के चुनाव प्रचार और 2015 के प्रचार में देखा होगा आपने कि कैसे मुकेश सहनी जी सक्रिय रूप से आए, और 2018 में आकर के मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी बनाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया था। मंगल पांडे जी उस समय तत्कालीन बिहार के भाजपा के अध्यक्ष थे। उस समय मुकेश सहनी जी की माने तो उन्होंने लिखित रूप से मंगल पांडे जी से लिया था, उन्होंने मंगल पांडे जी के साथ एक साइन किया था, वो मंगल पांडे जी ने उनके पेपर पर साइन किया था लिखित तौर पर, निषाद आरक्षण और बिहार के विशेष राज्यवाला और भी कई सारे मसलों को लेकर के उन्होंने लिखित लिया था। लेकिन जिसके बाद बीजेपी इस पूरे प्रकरण से जब मुंह मोड़ ली, बीजेपी के जो राज्य के नेता हैं, चाहे मंगल पांडे की बात करें या अन्य शीर्ष नेताओं ने मुंह मोड़ ली, उसके बाद हमने देखा था कि कैसे मुकेश सहनी जी महागठबंधन में चले जाते हैं। 2018 में चुनावी पार्टी भी बनाते हैं, राजनीति में उतरते हैं, और 2018 में वीआईपी पार्टी का जो है वह स्थापना करते हैं, विकासशील इंसान पार्टी। जिसके बाद 2019 में ही उन्हें जो है आपको बता दें कि वे उसके साथ लग जाते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के साथ आ जाते हैं, और लालू प्रसाद यादव जी के साथ जो है 2019 में राजनीति भी करते हैं, और कैसे महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं। उस समय उन्होंने बीजेपी के खिलाफ में बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन याद होगा आपको कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब महागठबंधन पूरे सीट बंटवारे को लेकर के घोषणा करने वाली थी, पटना का एक निजी होटल था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी जी खड़ा होते हैं और कहते हैं कि पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है तेजस्वी यादव जी ने, और महागठबंधन से आरोप लगाते हुए, तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए मुकेश सहनी जी महागठबंधन से दूसरा रास्ता देख लेते हैं, जिसके बाद एनडीए के साथ जाकर के 11 सीट मिलती है और एक एमएलसी का पद मिलता है अमित शाह जी से बात करने के बाद। इसके बाद मुकेश सहनी जी बिहार आते हैं, बिहार में एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं, और जिसके बाद एनडीए में रहते हुए कैसे क्या कुछ हुआ था यह बात आपको दिख रहा था। लेकिन अब एनडीए से मुकेश सहनी जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनके विधायकों पर आपको बता दें कि बीजेपी ने कब्जा कर लिया। लेकिन इस बारे में मुकेश सहनी जी यह कह रहे हैं कि वे निषाद समाज से आते हैं, वो निषाद समाज जिसे बीजेपी और तमाम जो यूपीए चाहे गठबंधन हो या फिर एनडीए के गठबंधन के लोग हो, वे हमेशा निषाद समाज को दबाने का कार्य कर रहे थे। लेकिन 2020 के चुनावी नतीजे के बाद, विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कुछ ऐसा मामला बन गया था जिसमें बीजेपी चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या फिर विकासशील इंसान पार्टी हो या फिर जदयू, सभी का होना जरूरी था, एक लाइन में होना जरूरी था, क्योंकि अगर एक भी हटते तो सरकार गिर सकती थी। तो नीतीश कुमार जी अगर वे मुख्यमंत्री बने तो उसमें वीआईपी पार्टी का भी हाथ था, वीआईपी पार्टी के ही रहमो करम पर बने, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का रहमो करम था, मतलब सबका एक मिला जुला रहमो करम था। किसी को, यानी कि इसके पीछे मुकेश सहनी जी ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाया तो वे गलत कह रहे हैं, वे बीजेपी को उन्होंने सहयोग किया, उसके बाद वे जो है इस सब मतलब इस कर्म का जो है वो फल था, किसी के रहमो करम पर नहीं बने थे, सारे निषाद समाज से उन्होंने वोट बटोर करके दिया। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि राबड़ी देवी भी हो चाहे बीजेपी के कई नेता हो, वे कह रहे हैं कि निषाद समाज के बड़े नेता उनके पास है, मुकेश सहनी जी से भी बड़े नेता हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी ने, अमित शाह जी जब बिहार आए हैं, इसके बाद मुकेश सहनी जी ने अपना मूड जो है वो चेंज कर लिया है। मुकेश सहनी जी ने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी अगर उनसे जान भी मांगती है तो वे जान भी दे देंगे, लेकिन उन्हें उनका जो शर्त है
वो चाहिए। क्या है शर्त? तो उन्होंने कहा है कि वे राजनीति में जब आए थे, बीजेपी के लोग उन पर कह रहे हैं, मुकेश सहनी जी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग कई बार कह चुके हैं उनसे कि वे उनकी पार्टी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी का विलय जो है भाजपा में करा ले, विकासशील इंसान पार्टी को खत्म कर दे, भाजपा का वो नेता बन जाए, पूरी पार्टी का विलय करा ले बीजेपी में। उन्होंने कहा कि वे उसके लिए जो है तैयार हो जाते, लेकिन वे विकासशील इंसान पार्टी जो है सिर्फ मुकेश सहनी जी का पार्टी नहीं है, बल्कि निषाद समाज के लोगों का पार्टी है। मुकेश सहनी जी ऐसा कहते हैं। और निषाद समाज के लोगों ने मिलकर के विकासशील इंसान पार्टी की जरूरत जब पड़ी तब उन्होंने स्थापना की। और जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनका सीधे तौर पे कहना है कि जब दिल्ली में आरक्षण मिल सकता है निषाद समाज को, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में क्यों नहीं मिल सकता है? बंगाल में मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है, तो इन राज्यों में भी मिल सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा की जो केंद्रीय टीम है, केंद्र सरकार, चाहे केंद्र में जो भी सरकार आए, वो एनडीए की बात हो या फिर यूपीए की सरकार है, जो भी सरकार आए, वे अगर इस पर अगर सोचे निषाद समाज को आरक्षण दे, तो वे जो कहेंगे इस पर वे चर्चा करेंगे अपने साथियों से, चाहे विलय का मामला हो तो वे करने के लिए तैयार है। निषाद समाज उनसे मतलब मुकेश सहनी जी का अगर बीजेपी जान मांगे इसके लिए तो वे देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको ये करना होगा, ऐसा मुकेश सहनी जी क्लियर कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि वे निषाद समाज की भावनाओं को लेकर के जो है उनका जो मुख्य मकसद है कि निषाद समाज को बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में आरक्षण दिलवाना, तो इस बात पर जो राजी हो उसके बाद वे जो कहें उसके लिए हम तैयार है, यानी कि मुकेश सहनी जी ने सीधे तौर पे कह दिया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बीजेपी जो रणनीति कर रही है वह सब समझ रही है, बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो समझ रही है, लेकिन वीआईपी अगर दावा कर रही है तमाम चीज़ों का, तो सबके पास एक सबूत है कि उपचुनाव में बोछा में देखा कि कैसे 18% जो है वह वीआईपी के पास है। तो यह बात सबको समझना चाहिए कि बिहार का इतना जो वोट परसेंट है वह मुकेश सहनी जी के पास है। तो जो भी पीएम बनना चाह रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी को पीएम नहीं बनना है, और वीआईपी पार्टी का मुख्य उद्देश्य कुछ अलग है कि उन्हें अपने जाति के लिए, उपजाति के लिए आरक्षण चाहिए। तो जिनको भी पीएम बनना है उन्हें जो है वे सोचेंगे कि कैसे जो है उनको मनाया जाए, यानी कि मुकेश सहनी जी के पास उनको आना होगा जिनको पीएम बनना है। मतलब बात समझ रहे हैं आप? वे सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी की भी ओर इशारा कर रहे थे और बीजेपी की भी ओर इशारा कर रहे थे, यानी कि जिनको भी उनसे सहयोग चाहिए, 18% का वोट बैंक हमारे पास है, क्लियर ऑफर है, कट टू कट ऑफर है कि आप लीजिए, हमारा वोट बैंक लीजिए, हम पूर्ण रूप से आपको सहयोग करेंगे। जैसे 2014 में हमने सहयोग किया, और जैसे जब जब हमें हमारी जरूरत पड़ी हमने सहयोग किया, लेकिन हमारी बात आपने नहीं मानी, तो अब जो है जब भी आपको चाहिए, 18% का वोट बैंक है, ये आप भी इस चुनावी नतीजे में आपको दिख गया, तो ऐसे में जब आपको हमारी ज़रूरत हो तो आप लीजिए, लेकिन हम इससे पहले अब हमें यह देना होगा, यानी कि निषाद समाज को आरक्षण देना होगा। बात समझिए, मुकेश सहनी जी अब पूर्ण रूप से इधर तैयार हैं विलय कराने के लिए बीजेपी के पास, और यह ऑफर जदयू के लिए भी है, सबके लिए है। नीतीश कुमार, ये मुकेश सहनी जी ने बड़े मन से सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑफर ओपन है, सबके लिए है, उनके पास जो वोट परसेंटेज है सब जान रहे हैं, लेकिन जिनको पीएम बनना है वे कर सकते हैं। आप समझिए, ये इस समय में मुकेश सहनी जी ने जब ये बयान दिया है, क्योंकि मुकेश सहनी जी का आपने देखा था कि यूपीए के साथ हो, यानी कि महागठबंधन के साथ हो या फिर एनडीए के साथ, सबके साथ मुकेश सहनी जी ने राजनीति किया है, सबके साथ देख लिया है, और वर्तमान में किसी गठबंधन में मुकेश सहनी जी नहीं है, अलग तरह की अभी राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे में मुकेश सहनी जी ने अब एक नई बात कह दी है। अब बात समझिए यहाँ पर कि एक और जहाँ बीजेपी अपना रास्ता तलाश रही है बिहार में कि कैसे नीतीश कुमार जी और अगर नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी का जो पूरा ये गठबंधन बना है, नीतीश लालू की जो जोड़ी बनी है, उससे कैसे निपटा जाए, तो ऐसे में मुकेश सहनी जी का हमने बताया था कि वो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। तो मुकेश सहनी जी तैयार हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक बड़ी शर्त रख दी है। अब बीजेपी इस शर्त को भी मान भी सकती है, इसलिए भी मान सकती है क्योंकि आपने देखा है कि कैसे बीजेपी और महागठबंधन दोनों के, यानी कि एनडीए और महागठबंधन में कैसे उहापोह की स्थिति बनी हुई है, उठापटक चल रही है, सियासी बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और सभी एक दूसरे के पांव खींचने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच मुकेश सहनी जी ने ये जो नया शगुफा छोड़ा है, इससे कितना फायदा होता है मुकेश सहनी जी को, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये कुरुक्षेत्र है, किसी भी क्षण कोई भी बात हो सकती है। अब जो बीजेपी इस पूरे प्रकरण में मुकेश सहनी जी को इतने दिन तक बरगलाती रही, क्या
मुकेश सहनी जी की इस बार वो बात मान लेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। इसके लिए जरूरत है कि आपको इस खबर को शेयर करना है और शेयर करके हम लोगों तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।